Hello everyone. So in this video we are going to talk about NLP which is Natural Language Processing. तो ये AKTU का एक सब्जेक्ट है which is अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि आपके फाइनल ईयर यानी कि 8th सेमेस्टर में होता है. So आज हम देखने वाले हैं NLP का यूनिट नंबर 1. Okay, so let's get started. बेसिकली NLP के यूनिट नंबर 1 में एज यू हैव सीन कि क्वांटम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए मैंने कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक्स लिए हैं विच आई एम गोइंग टू कवर एंड उतने से हो जाएगा. ठीक है, उतना आप अगर आप पढ़ के जाते हैं सो यू आर गोइंग टू टैकल एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट. या सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज़ द एजेंडा. एज यू हैव सीन दैट बहुत ही कम टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज इस फर्स्ट यूनिट में आपका बेस कवर किया हुआ है कि NLP होता क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे वो परफॉर्म किया जा सकता है, क्या मेजर डिफरेंस होता है एक NLP और एक NLU में, और उसके बाद इवेल्यूएट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी डीप में दिया भी हुआ है एंड बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NLP सिस्टम, तो ये एक पूरा एक इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्वांटम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बेसिकली जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं वो अगर आपको एक बार रिवाइज हो जाते हैं एंड उसका आप मीनिंग एक बार समझ जाते हैं, व्हाट इज़ द कोर आइडिया बिहाइंड इट, तो आप लोग करके अच्छा सा मतलब अपना आंसर प्रिपेयर करके लिख सकते हैं. ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो NLP क्या होता है. देखो ऐसा मतलब व्हाट इफ़ कि अगर हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज समझने लग जाएं, क्योंकि मेजरली ऐसा नहीं होता है. हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है पूरे वर्ल्ड में, हमें उस डेटा को प्रोसेस करने की नीड होती है. अब जब हमारे जो मशीन्स हैं वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं समझ रही हैं तो हम उस डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, बिकॉज इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा है. तो वी कैन नॉट प्रोसेस इट अनटिल एंड अनलेस हमारी मशीन एक ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे. तो उसके लिए हमारा एक NLP आया जो कि एलन ट्यूरिंग ने बनाया था. एलन ट्यूरिंग ने सोचा कि ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट है, अगर मैंने मशीन से कहा प्ले दिस सॉन्ग, ठीक है, तो वो सॉन्ग प्ले कर देगी. बट व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दैट स्टेटमेंट, वो मशीन्स नहीं पता लगा पा रही थी. सो दैट्स वाई एलन ट्यूरिंग थॉट कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट वो हमारा पता लग जाए. So that's why he introduced the idea of NLP. So यहाँ पे एक हेडिंग है छोटा सा जो आपको याद रखना है. It refers to the branch of AI that allows machines to understand human language. ठीक है, and it was first introduced by Alan Turing so that machines can understand the context and intention apart from the meaning of the context. Okay, so this is the major idea. लेट्स टॉक अबाउट कि वाई इट इज़ नीडेड. तो इतना तो आपको पता चल गया कि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको प्रोसेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि मशीन्स आपकी लैंग्वेज को समझें, उसको इंटरप्रेट करें, उसका इंटेंशन समझें. सो ठीक है, तो नीड हमें समझ आ गई. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा इन होल वर्ल्ड. ये एक डायग्राम है जो कि आपको बहुत ईजी सा डायग्राम है बट अगर आप इसको बनाते हैं सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन लैंग्वेज तीनों का एक कोर कॉम्बिनेशन होता है NLP, जो कि ये डायग्राम हमारा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कंप्यूटर साइंस, AI, ह्यूमन लैंग्वेज और ये पूरा हमारा NLP आ गया बीच में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट NLP पाइपलाइनिंग. ओके, अब NLP पाइपलाइनिंग देखो, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं मेजर, NLP पाइपलाइनिंग एंड NLP स्टेप्स. अब आप यहाँ पे स्टेप्स भी कह सकते हैं, फ्रेजेस भी कह सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स भी कह सकते हैं, होल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. बहुत सारे टर्म्स हैं बट उसका सबका ही एक कॉमन आंसर हो सकता है NLP स्टेप्स. ठीक है, बट यहाँ पे जो पाइपलाइनिंग होती है, पाइपलाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. पाइपलाइनिंग एक तरीके से आप सब कंपोनेंट समझ लो स्टेप्स का. स्टेप्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं बट इसको अलग से एक कॉन्सेप्ट बना के शो किया जाता है. सो पहली चीज़ क्या होती है, हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन. अब इसको हम एक अच्छे से एक बार आप समझ लीजिए व्हाट आर ऑल द स्टेप्स. सबसे पहले सेंटेंस सेगमेंटेशन होता है. स्टेप 2 में वर्ड टोकनाइजेशन होता है. थर्ड में स्टैमिंग.
4th में लेमेटाइजेशन, देन फिर स्टॉप वर्ड एनालिसिस होता है, स्टेप 6 में डिपेंडेंसी पार्सिंग होता है, एंड स्टेप 7 में पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो देखो सेंटेंस सेगमेंटेशन में क्या होता है, सपोज यू हैव अ सेंटेंस, देयर कैन बी एनी सेंटेंस एज the hotel room was busy and it was clean, just a random sentence, you can take any। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है सेंटेंस को, यूजुअली अलोंग पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, पंचुएशंस क्या होती हैं हमारी, एंड, कॉमा, ठीक है, एनी पंचुएशन यू कैन ऐड। तो अब यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है उसके बेसिस पे मुझे इसको डिवाइड करना है। सो व्हाट वी कैन डू, दो सेंटेंस में मैंने डिवाइड किया, द होटल रूम वॉज बिजी एंड द सेकेंड वॉज इट वॉज क्लीन। ठीक है, सो यू कैन हैव दीज टू स्टेटमेंट्स। So this is called sentence segmentation. We are just dividing the sentence into its subcomponents. Okay, so yeah, let's move on to the second step, which is word tokenization. अब देखो हमारा sentence segment हो गया, अब उसको tokenization करने की जरूरत पड़ेगी। So suppose राम eats daily, ठीक है, राम डेली खाना खाता है, जो भी eats और daily। अब दिस इज द, सपोज दिस इज द सेगमेंटेड स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द सेगमेंटेड स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर ये मेरा सेगमेंटेड स्टेटमेंट है तो इसको मुझे टोकनाइजेशन करने की जरूरत है। ओके, हाउ आई विल डू इट, राम को मैंने अलग लिख दिया, ईट्स को मैंने अलग लिख दिया, एंड डेली को मैंने अलग लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द सेंटेंस टोकनाइजेशन। ठीक है, तो ये टोकन्स में डिवाइड हो गया, दीज आर कॉल्ड टोकन्स। ओके, द थर्ड स्टेप इज स्टेमिंग। अब देखो स्टेमिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वर्ड स्टेम ऑफ अ वर्ड। अब वर्ड स्टेम करना है, तो जैसे सपोज यहाँ पे राम मुझे मिला था, एंड ईट्स मुझे मिला था, एंड डेली मुझे मिला था। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि स्टेम वर्ड पता करना है, तो इस ईट्स का न्यू वर्ड्स अपॉन एडिंग एफिक्सेस टू दैम। तो ये एस लगाया है तभी तो ये ईट्स बनाए, अदरवाइज इसका जो बेस फॉर्म होगा वो ईट होगा। तो वी ट्राई टू फिगर आउट कि इस ईट के कितने ज़्यादा स्टेम वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे ईट बना दिया, ठीक है, ईटिंग बना दिया, अदरवाइज ठीक है, अफेक्सेस लगा के तो इतना ही बनेगा, क्योंकि अगर ऐड कर दिया तो वो एक थर्ड फॉर्म या फर्स्ट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख सकते। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टेमिंग लुक्स लाइक। अब अगर हम लेमेटाइजेशन की बात करते हैं तो देखो हमें पता चल चुका है कि हमारा जो एक वर्ड है उसके कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे ईट का है तो ईट्स, ईटिंग, ईटेड। ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। हमने अफिक्सेस ऐड किया। अफिक्सेस होता है कि आप प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हो, सफिक्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब लेमेटाइजेशन करना है, तो लेमेटाइजेशन में होता सेम ही प्रोसीजर है, बट इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, क्या ये वर्ड हमारा लाइब्रेरी यानी कि डिक्शनरी में लाइक एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो हम उसका एक रूट स्टेम पता लगाते हैं। सपोज यू हैव गिवन गो, वेंट, गॉन। आपको इसमें से कोई भी स्टेटमेंट अगर मिलता है अपने सेंटेंस में, कोई भी वर्ड इसमें से मिलता है, तो व्हाट यू विल डू, गो। ठीक है, तो इन सब का सेम ही बेस वर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड अ रूट वर्ड। ठीक है, हम लोग एक रूट वर्ड पता लगाते हैं, और ये रूट वर्ड की एक खासियत होती है कि ये हमारा डिक्शनरी में होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लेमेटाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉप वर्ड एनालिसिस। अब देखो स्टॉप वर्ड हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे एंड हो गया, द हो गया, तो ये सारे वर्ड्स को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, जिससे हमें आगे जो प्रोसीजर होगा हमारा, तो मशीन को कुछ कम वर्ड्स को एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज द एंड इन सबका एक कोर मीनिंग होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एंड कहीं और यूज हुआ तो इसका मतलब कहीं और है, कुछ और निकल जाएगा। सपोज कुक, ठीक है, अगर कुक वर्ड है तो कुक को
मुझे देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। अगर खाना खाने के लिए यूज़ हुआ है, या तो आप ईटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओ सॉरी, इट इज़ कॉल्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, अ, कि एक शेफ़ के लिए। ठीक है, शेफ़ को भी हम कुक बोलते हैं। अदरवाइज फॉर कुकिंग। ठीक है, कुकिंग के लिए तो आप यूज़ करते ही हो। तो अब इस वर्ड को मुझे देखना पड़ेगा किस सेंटेंस में आया है, उसके हिसाब से उसका एक मीनिंग निकलेगा। ठीक है, बट ये जो वर्ड्स होते हैं इनका एक कोर मीनिंग होता है जिसको आपको वो चेंज नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में आप इसको यूज़ करो। सो दैट आर कॉल्ड स्टॉप वर्ड्स। तो अब इन स्टॉप वर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव दैट। सो द and these type of words you can just remove that and proceed further. ठीक है, लेट्स मूव। सो अब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जैसे हमारा राम था, तो राम ईट्स फूड। ठीक है, तो अब ये राम जो है इसको आप एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टैग दोगे, दैट इज नाउन। ठीक है, दिस इज नाउन, दिस इज अ वर्ब। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोनाउन। Okay, so identifies which part of speech a word belongs to. It tags a word as a verb, noun or pronoun. ठीक है, हम इसको टैग करते हैं। हमारे क्या क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन टैग इट। अब जब हमने इतना कर लिया अपने सेंटेंस के साथ, तो मेजरली एक प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ी, दैट इज़ कि सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखा गूगल इट। ठीक है, लिसन केयरफुली कि अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा गूगल इट, तो अब यहाँ पे गूगल हमारा एक कंपनी का नाम भी है एंड गूगल एक यहाँ पे वर्ब भी है। वर्ब की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है गूगल इट। इट मीन्स आपसे कहा जा रहा है कुछ काम करने के लिए, तो दैट इज गूगल इट। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो एक एम्बिग्यूटी आ गई कि अब इस गूगल को मैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से टैग करूँ, तो इसलिए मैंने एक एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक है, दैट इज आवर सेवेंथ स्टेप। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं वर्ड्स को कुछ सब कैटेगरीज में, कि क्या ये एक पर्सन का नाम है, कि क्या ये एक क्वांटिटी है, क्या किसी लोकेशन का नाम है, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या किसी मूवी का नाम है, या फिर कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो अब सपोज यहाँ पे गूगल इट आएगा, तो यहाँ पे गूगल इज नॉट अ वर्ब, गूगल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि एक एम्बिग्यूटी थी, तो इस वजह से एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द सेवेंथ स्टेप ऑफ एनएलपी पाइपलाइन। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अच्छे से, सेंटेंस सेगमेंटेशन मतलब सब कैटेगरीज में डिवाइड करना। वर्ड टोकनाइजेशन मतलब एक एक करके वर्ड्स को हमको टोकन्स में चेंज करना होता है। स्टैमिंग का मतलब होता है कि एक बेस फॉर्म हम पता लगाते हैं, बेस फॉर्म या फिर रूट फॉर्म। लेमेटाइजेशन में भी वही होता है, बट कुछ वर्ड्स जो आते हैं वो डिक्शनरी में अवेलेबल होने चाहिए, दैट शुड कंटेन अ मीनिंग। स्टॉप वर्ड्स जैसे द एंड, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी पार्सिंग इज समथिंग एल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे नाउन प्रोनाउंस होते हैं उसको हम टैग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो सिक्स स्टेप में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख सकते हैं, एंड सेवेंथ में नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ओके, सो दीज आर ऑल द सेवेंथ स्टेप्स ऑफ एनएलपी पाइपलाइन। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। देखो, एनएलपी इतना ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। अगर आप सर्च करोगे एप्लीकेशंस, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो बहुत ज़्यादा जगह मतलब इसका एप्लीकेशन है। आप रियल वर्ल्ड में जैसे एलेक्सा हो गया, गूगल सिरी हो गया, सॉरी अमेज़ॉन एलेक्सा हो गया, या फिर आपका बहुत सारे ऐसे स्पीच रिकॉग्निशन वाले हमारे हार्डवेयर टूल्स हैं जिसको हम लाइक ओके गूगल,
ठीक है, एलेक्सा। तो रियल वर्ल्ड में भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो थोड़ा मैंने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट किए हैं दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स हैं। अगर आप कुछ 8-10 भी याद रहते हैं, सो इट इज़ गुड टू गो। आपका आराम से 2-3 पेज आप कवर अप कर सकते हैं। सो मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है? देखो, जब भी हमारी कोई मशीन है कि लाइक हम सर्च करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, तो इंग्लिश टू हिंदी मतलब मशीन ट्रांसलेशन में आप ये समझ लो देयर आर मेजरली टू पार्ट्स। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज लाइक बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल में क्या होता है कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश भी कर लिया, अच्छा फिर इंग्लिश से बंगाली कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बाइलिंगुअल मतलब वो जो सिस्टम है सिर्फ दो लैंग्वेजेस के लिए ही काम करता है। अब एक होता है मल्टीलिंगुअल। ठीक है, मल्टीलिंगुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो जो सिस्टम होता है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए ट्रेंड होता है। आपने पहले इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया, फिर हिंदी से आप बंगाली कन्वर्ट कर रहे हो, तो देयर आर सम 4, 5, 6 और एनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो कि उस सिस्टम में फीड होती हैं ऑलरेडी, और आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मशीन ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक कैसे कैसे ट्रांसलेट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यू कैन रीड मोर अबाउट दैट। ठीक है, ये हमारा पूरा एक टॉपिक भी है सेकेंड यूनिट में, दैट वी विल रीड। ठीक है, अब ऑटोमेटेड रीजनिंग क्या होता है? ऑटोमेटेड रीजनिंग होता है हमारा कि जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम बनाना। बिकॉज हमारी जो बायो ब्रांच होती है उसमें बहुत सारी ऐसी लॉजिकल इक्वेशंस बनती हैं जो कि हमें सॉल्व करनी होती हैं। सो दैट्स वाई एक सिस्टम ऐसा बनाना जिसमें हम रीजनिंग के सवाल दें, कुछ लॉजिक्स दें, और वो सिस्टम हमें एक एक्यूरेट आंसर दे। सो ये भी हमारा एक एनएलपी का एप्लीकेशन है। ऑटोमेटेड टिकट राउटिंग, देखो ये एक बहुत मस्त एप्लीकेशन है हमारा। ऑटोमेटेड टिकट राउटिंग, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि हमारी सपोज कोई एक कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ओरिएंटेड काम करना होता है। ठीक है, कोई भी कस्टमर आता है, अपना सवाल पूछता है, एंड कस्टमर चाहता है कि उसे एक पर्टिकुलर जवाब मिले। तो अब कस्टमर के लिए तो वो एक ही क्वेश्चन वो भेज रहा है, बट कंपनी के लिए तो कितने सारे कस्टमर्स हैं, सबका क्वेश्चन समझना और एक पर्टिकुलर पर्सन को वो रीडायरेक्ट करना, क्योंकि कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें बनी होती हैं। अब वो क्वेश्चन मैंने मान लो मैंने पूछा, अब वो क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो किस डिपार्टमेंट में वो पास होना चाहिए जिससे मुझे एक एक्यूरेट आंसर मिले, तो वो काम होता है टिकट राउटिंग का। जैसे टिकट राउटिंग मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो टिकट्स आ रही हैं जनरेट होके, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे राउट करना। बेस्ड ऑन उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा समझो आप कि इस बंदे ने क्या पूछना चाहा है और ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उसका पूरा इमोशन समझना पूरा। और देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो इमोशन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पहला तो होता है इमोशन, क्योंकि वो किस इमोशन से पूछ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा होता है नीड। ठीक है, तीसरा होता है अर्जेंसी, और एक चौथा भी आप समझ लो तो टॉपिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि क्या उस यूज़र को नीड है, अभी मतलब क्या क्या नीड है उसकी, क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है पूछते समय, क्या वो अर्जेंट है, उसको जवाब अभी जल्दी चाहिए, और किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसके आधार पे हम उस पर्टिकुलर टिकट को एक सही जगह पे राउट करते हैं और फिर उसका हम रिस्पॉन्स देते हैं यूज़र को। अब क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो आप समझ ही गए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जनरेट कर सकते हैं एनएलपी से, और आंसर्स हमें मिलते हैं। जैसे हमारा चैटबॉट लाइक चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, चैट जीपीटी भी यही काम करता है, आप उसको क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको एक पर्टिकुलर आंसर देता है। अब चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स जैसे कोई भी एक कंपनी है, तो उसकी जो भी वेबसाइट बनी हुई है उसमें मल्टीपल यूज़र्स विजिट करते हैं। अब सपोज करो हर एक यूज़र यही पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वेदर टुडे, व्हाट इज़ द वेदर टुडे। अब उस कंपनी को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई एक एम्प्लॉय तो हायर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यूज़र्स के क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, जैसे मान लो ज़ोमैटो है, अगर मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये होटल क्या खाना देता है, इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, अब उसके लिए कोई ज़रूरी है पीछे कोई इंसान बैठा हो बताने के लिए? नहीं ज़रूरी है। तो वो एक ऐसा चैटबॉट टाइप से इंटरफेस बनाएगा जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली फीड होंगे।
तो अगर यूज़र उसमें से कुछ पूछता है तो उसे तुरंत की तुरंत जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो वो टिकट तो हम राउट कर ही सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो इससे हमारा एम्प्लॉयज़ की जो नीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एलेक्सा, सीरी सब कुछ ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एनएलपी का। देखो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है हमारे पास, जैसे सपोज़ न्यूज़पेपर ही देख लो। अब उस न्यूज़पेपर में छाँटते रहो कि अच्छा ये न्यूज़ कहाँ से आई है, अच्छा ये न्यूज़ कहाँ से, तो उस पूरे टेक्स्ट को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन टॉपिक्स कि अच्छा ये पूरा टेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये पूरा टेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो मॉडल होता है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनएलपी। जनरेशन तो भाई इसमें फिर से चैट जीपीटी आ गया, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जनरेट करता है। आप कुछ भी उसको सवाल पूछो दैट विल जनरेट द टेक्स्ट एंड विल प्रोवाइड यू एन आउटकम। ऑटो करेक्ट फीचर होता है, जैसे हम मोबाइल या लैपटॉप पे लिखते हैं तो सपोज़ एक आध स्पेलिंग गलत हो जाती है, जैसे अगर हमने HTE लिख दिया तो ये ऑटो करेक्ट करके इसको THE कर देता है, क्योंकि उसे पता है HT जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसने ऑटो करेक्ट किया THE में। अब टेक्स्ट समराइजेशन क्या होता है? देखो समराइजेशन तो भाई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया। अब मुझे चाहिए कि अरे भाई मैं तो एक रात पहले पढ़ाई करूँगी, तो मुझे पूरा समराइज़ वे में कोई समझा दे, तो मैं क्या करूँगी, कोई एक ऐसा मॉडल ढूँढूँगी जिसको मैंने बड़ा सा टेक्स्ट दिया और मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि समराइज़ दिस इन 2 स्टेटमेंट्स। तो ठीक है, समराइज़ करके उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो बस मैं वो 2 स्टेटमेंट पढ़ूँगी एंड ठीक है भाई एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये समराइजेशंस के जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे एनएलपी के एक एग्जांपल्स होते हैं। अब स्पीच रिकॉग्निशन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब तक स्पीच रिकॉग्निशन ही नहीं करेगा कोई मॉडल तो वो इतनी सारी चीज़ें कर ही नहीं पाएगा, जो कि अभी तक मैंने ऊपर से बताई हैं। क्योंकि स्पीच को समझना, जैसे गूगल में माइक होता है तो हम उसको प्रेस करते हैं और अपना कुछ स्टार्ट करते हैं बोलना, तो स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल्स जो होते हैं वो आपकी वॉइस को प्रेडिक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि क्या उसका मतलब हो सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डेटा कंपनी के पास होता है आपका, जैसे यूट्यूब है तो उस पे इतने लॉट्स ऑफ कमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो कमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। किसी ने सिर्फ ये लिख दिया हो कि या योर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया, तो अब इट इज़ न्यूट्रल। और थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। तो अब ये जो सेंटिमेंट है आपका, सिर्फ ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना कि उसका हमने मतलब देख लिया कि क्या मतलब होता है, उसके पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे का सेंटिमेंट क्या था। तो इसको अगर आप पता लगा पाते हो तो आप नेगेटिव कमेंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हो और फिर आप नेगेटिव कमेंट्स पे अपना रिसर्च करोगे कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस है इसके लिए बहुत हेल्प करता है आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। एंड बहुत सारी जगह यूज़ हो सकता है। अगर आप द इंटेंशन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या इंटेंशन था यूज़र का, तो इट इज़ अ वेरी गुड एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक बार आप स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं एनएलपी के। इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। और थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे डायग्राम्स भी जो ऐड किए हैं, तो डायग्राम्स भी आप आराम से थोड़ा बहुत ऐसे सर्कल में बना के आएंगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ स्टेप्स ऑफ एनएलपी। देखो स्टेप्स क्या होते हैं? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंथेटिक, सिमेंटिक, डिस्क्लोजर और प्रैग्मेटिक। ये 5 ही स्टेप हैं। मतलब कुछ स्टेप्स जैसे अलग अलग वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो कई लोग इसके ऊपर भी एक ऐड कर देते हैं, मोर्फोलॉजिकल या फिर फोनोलॉजिकल, प्रैग्मेटिक के बाद भी कुछ ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, वो स्टेप्स एडिशनल हैं, बट जो कोर होते हैं हमारे वो 5 होते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ या बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रही हूँ। आई एम जस्ट कवरिंग कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपको चीज़ें समझ में आएँ कि क्या इंटेंशन है, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। अब लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे हमने जो अभी पढ़ा टोकनाइजेशन, स्टैमिंग, स्टॉप वर्ड, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर आते हैं। मतलब हम अगर हमें कोई स्टेटमेंट मिलता है पूरा, राम इज़ अ गुड बॉय,
ठीक है, अगर मुझे एक पूरा स्टेटमेंट मिला तो इस स्टेटमेंट को मैं पूरा क्लासीफाई करूँगी, पहले टोकनाइजेशन करूँगी, फिर स्टैमिंग करूँगी, फिर स्टॉप वर्ड एनालिसिस करूँगी। अब जब इतना मेरा काम हो जाता है तो मेरे पास कुछ टोकन्स ही बचेंगे, ऐसे अलग अलग टोकन्स बचेंगे। स्टॉप वर्ड रिमूव हो चुका होगा, गुड होगा, बॉय होगा, ठीक है, इज भी रिमूव हो चुका होगा। तो अब सिंटैटिक में क्या होगा कि हम सिंटेक्स चेक करेंगे सबसे पहले तो, और कैसे चेक करेंगे, पार्स ट्री जनरेट करके। जैसे हमारा होता है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ बट अभी आपको समझ नहीं आएगा इतना। तो ये होता है हमारे पास एक सेंटेंस, उसका नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। फिर इस तरीके से हम और ज़्यादा इसको क्लासीफाई करते जाते हैं और एक पार्स ट्री जनरेट करते हैं। अगर वो पार्स ट्री सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है तो वी कैन से कि हमारा सिंटेक्स करेक्ट था। अगर नहीं हो पाता है तो हमारा सिंटेक्स करेक्ट नहीं था। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। अब सिमेंटिक एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया हॉट आइसक्रीम, ठीक है। हॉट आइसक्रीम का कोई मीनिंग होता है? आप बोल रहे हो आइसक्रीम है और वो हॉट है, तो इसका मीनिंग नहीं है। तो अब ये चीज़ तो भाई पता लगानी पड़ेगी ना कि उस वर्ड का क्या वो करेक्ट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है, ये चीज़ पता लगाने के लिए हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा डीपली थ्योरी जो है वो हमारा सेकेंड यूनिट में दिया है, तो मैं वहाँ पर पूरा अच्छे से कवर करूँगी, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। अब डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो, अब डिस्क्लोजर में जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है। अब अगर सपोज करो आप इस स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये ज़रूरी है कि इसके जो बिफोर और आफ्टर वाले स्टेटमेंट्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए? तो हाँ, ये ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि सपोज मैंने बोला कि राम खाना खाता है और वो बनाना भी खाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राम ईट्स फूड एंड ही ईट्स बनाना, तो यहाँ पे ही जो है एक प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जो कि किससे इंटीग्रेट हो रहा है, इसके प्रीवियस स्टेटमेंट से। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने एक बनाना देखा और वो येलो कलर का था, ठीक है। आई सॉ अ बनाना एंड इट वॉज येलो इन कलर, ठीक है। तो इट वॉज, अब ये जो इट है, इस इट का मीनिंग कहाँ से आ रहा है, पिछले वाले स्टेटमेंट के बनाना से, ठीक है। बनाना से आ रहा है क्योंकि मैंने एक बनाना देखा एंड इट वॉज येलो इन कलर, तो इस इट का मीनिंग बनाना से आ रहा है। तो इसके जो बिफोर और आफ्टर स्टेटमेंट्स हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके करंट स्टेटमेंट पे। तो ये भी आपको चेक करना होता है आफ्टर पैराग्राफ चेकिंग, ठीक है। ओके, अब प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक में होता है कि सब कुछ जब आपने देख लिया है कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं ऊपर से, तो अब कॉन्टेक्स्ट पता लगाना है कि उसके बिहाइंड का इंटेंशन, कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ क्या थी। क्योंकि मीनिंग पता लगाने से तो हमें कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी नेगेटिव कमेंट्स अगर फिल्टर आउट करने की बात आ जाए तो मीनिंग से नहीं काम चलेगा। मीनिंग तो हमें एक बार में वो सब कुछ सेम ही लगेगा, बट अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए कि किस इंटेंशन से बोला, किस सेंटिमेंट से बोला, तो हम ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स of NLP. First is lexical, second is syntactical, third is semantical, fourth is disclosure, and fifth is pragmatic analysis. Okay, तो अगर आप इतना भी आराम से अपनी लैंग्वेज में बना के लिखते हो तो आप बहुत अच्छे से इसको कंटेंट को डिस्क्राइब कर पाओगे। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यू कैन जस्ट हिट अ लाइक बटन। इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज टू हेल्प यू गाइज। या सो कंपोनेंट्स ऑफ NLP। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट इज NLU, second is NLP, second is NLG. So U is for understanding, G is for generation. तो NLU होता है हमारे पास कि हमारी जो मशीन है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए। और जनरेशन का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज में मैं उसको इनपुट दे रही हूँ, सपोज मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में उसको इनपुट दिया, तो मेरा जो जनरेट होके टेक्स्ट आए वो भी मेरा इंग्लिश में ही आए। ओके, तो सेंटिमेंट या कॉन्टेक्स्ट समझना है यहाँ पे सेम लैंग्वेज में आउटपुट, सेम आउटपुट, ठीक है। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स। ये डायग्राम आप बना सकते हो। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन NLP एंड NLU। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो NLP में क्या है कि सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने स्टार्ट किया था, जिससे मशीन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेदर देन ट्रीटिंग इट एज अ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाए रेदर देन ट्रीटिंग इट एज अ सिंपल वर्ड्स। और NLU हमारा क्या होता है कि एक्सप्लोर करता है वेज को विच इनेबल कंप्यूटर्स टू ग्रेस्प इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय यूजर्स इन ह्यूमन लैंग्वेज। तो अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली वो यूजर बोलना क्या चाह रहा है, ह्यूमन ने क्या बोला है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा 1950 में आया था एंड ये हमारा आई थिंक 1800 के आसपास आया था, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। और हम इसके 5 फेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले लेक्सिकल, फिर सिंटेक्स, फिर सिमेंटिक, फिर डिस्क्लोजर और फिर प्रैग्मेटिक। इसके 3 फेजेस होते हैं, जैसे पहला फेज होता है इनपुट इन्फॉर्मेशन, सेकंड टेक्स्ट कन्वर्जन टू अदर लैंग्वेजेस एंड थर्ड होता है ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो स्मार्ट असिस्टेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट एनालिसिस, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आप कुछ भी लिखो। NLU का क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन कर सकता है, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है, स्पैम फिल्टरिंग कर सकता है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक और मेजर डिफरेंस क्या है, इट यूटिलाइजेज अ लर्निंग मैकेनिज्म टू प्रोवाइड एफिशिएंट रिजल्ट्स। एंड ये जो है वो कन्वर्ट करता है नेचुरल लैंग्वेज को टू मशीन लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये पूरा एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका यहाँ तैयार हो चुका है। थोड़ा आप इसको एक बार रीड कर लीजिए तो आप आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ इवेल्युएट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। तो देखो, अब हमारे मेजरली 2 टॉपिक्स और बचे हैं। पहला इवेल्युएट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NLP सिस्टम। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं, तो आपका फर्स्ट यूनिट के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ओके, सो देखो ये क्या होता है, जैसा कि नाम से बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि कुछ एक ऐसा लाइक हम इवेल्युएशन कर रहे हैं जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स हैं उनका। तो अब देखो, कोई भी चीज़ हम ये पता लगाते हैं कि ये सही है या नहीं है, जब हम उसका इवेल्युएशन करते हैं तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनी है। जैसे अगर कोई मशीन है, वो इस चीज़ के लिए बनी है कि आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, आप कुछ बोलो वो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स करेगी, फिर आप कुछ बोलो फिर वो वहाँ से रिस्पॉन्स करेगी। तो अब वो उसका काम यही है, तो आप इसको इवेल्युएट कैसे करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते रहोगे, फिर उसका आंसर देखोगे कि अच्छा वो क्या आंसर दे रही है, अच्छा ये आंसर दे रही है, तो फिर उसके बाद उसका अल्टरनेट क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप देखोगे कि अच्छा मेरा प्रीवियस क्वेश्चन याद था इसको, अच्छा नहीं याद था, तो इसका मतलब है कि ये लाइक लिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो मशीन्स को आप समझोगे, आप इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज़ एन एसेंशियल टू एक्सेस देयर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड ड्राइव इम्प्रूवमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है कि किस द मशीन इज मेड फॉर विच थिंग, आप उसी चीज़ पर उसको इवेल्युएट करोगे। अब यहाँ पे कुछ हमारे मैट्रिसेस होते हैं जिसके आधार पे आप उसको लाइक देख सकते हो कि वो कितनी एक्यूरेट है। तो कुछ मैट्रिसेस पे हम लोग खेलते हैं, दैट इज एक्यूरेसी, प्रेसीजन, F1 स्कोर, मीन एवरेज प्रेसीजन, इंटेंट एक्यूरेसी, स्लॉट फिलिंग, यूजर सेटिस्फेक्शन एंड ह्यूमन इवेल्युएशन। अब एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी में कि हमारी जो मशीन है वो कितना एक्यूरेट आउटपुट दे रही है। इसका मतलब है कि अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे इन कानपुर, तो अब कानपुर का वेदर का कितना एक्यूरेट मुझे आंसर मिला, उसके आधार पे मैं देखूंगी कि अच्छा ये ठीक है, ये एक्यूरेट है, या फिर ये कितने % गलत आंसर दे रही है। तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो अब प्रिसीजन क्या होता है कि समझो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसमें से जितने ओवरऑल रिजल्ट्स थे उसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन होता है दैट इज प्रिसीजन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स टू द नंबर ऑफ ओवरऑल रिजल्ट्स। और रिकॉल क्या होता है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स टू द नंबर ऑफ ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स।
ठीक है, इसका डेफिनेशन आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स टू द नंबर ऑफ ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट जितने होते हैं उतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब F1 स्कोर क्या होता है? जो हमारा F1 स्कोर होता है, ओके, सो या लेट मी टेल यू। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो F1 स्कोर होता है वो क्या होता है? एक हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों का। ठीक है, दोनों का एक हार्मोनिक मीन होता है। अब मीन एवरेज प्रिसीजन क्या होता है कि इसमें ना हम लोग कुछ कुछ एवरेज लेते हैं इस प्रिसीजन का, जितने भी हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे पहला हमने निकाला नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसको प्लस कर दिया, फिर दोबारा निकाला, फिर उसको प्लस कर दिया, तो उसका एक पूरा मीन जो आता है वो हमारा होता है मीन एवरेज प्रिसीजन। फिर हम लोग चेक करते हैं इंटेंट एक्यूरेसी। अब देखो इंटेंट एक्यूरेसी क्या हो सकती है कि कितना इंटेंशन वो हमारा समझ पा रहा है। जैसे जो भी हमारी मशीन है जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इंटेंशन कितना अच्छे से वो समझ पा रही है, कितने अच्छे से रिस्पॉन्स दे पा रही है, दैट इज हमारा इंटेंट एक्यूरेसी में आ जाता है। अब स्लॉट फिलिंग एक्यूरेसी होती है एंड यूजर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक होता है। तो देखो अब जैसे मान लो कोई भी एक यूजर है जो कि इवेल्युएट कर रहा है उस मशीन को, तो वो कितना सेटिस्फाइड है उस मशीन के आंसर से, क्या उसका फीडबैक आ रहा है, तो वो सब चीज़ें हम इवेल्युएट करते हैं। ह्यूमन इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कुछ मैट्रिसेस होती हैं इवेल्युएट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स की। तो इसको अगर आप लिखते हैं एंड हर एक पॉइंट में भी अगर आप दो दो चीज़ें, दो दो स्टेटमेंट्स लिख पाते हैं, सो आराम से आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाता है। एंड इसमें एक और चीज़ आती है जो कि है इवेल्युएशन के टाइप्स। दो होते हैं, ब्लैक बॉक्स और ग्लास बॉक्स। अब देखो ग्लास बॉक्स क्या होता है कि सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को समझते हैं कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है हम उसके अंदर नहीं देखते हैं। जैसे सपोज कोई सिस्टम कॉन्वर्जेशन के लिए बना है, तो ठीक है हम उससे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो कुछ आउटपुट दे रहा है, हम कुछ फिर इनपुट दे रहे हैं, फिर वो कुछ आउटपुट दे रहा है। हम उसके इनसाइड नहीं घुस रहे हैं कि वो कंपोनेंट्स काम कैसे कर रहे हैं, क्या इंटरनली हो रहा है, तो ये ब्लैक बॉक्स है। बट अगर हम कोई एक मशीन है उसको पूरा तोड़ मरोड़ दें, पूरा उसको सब कंपोनेंट में डिवाइड कर दें और फिर एक एक कंपोनेंट पे इनपुट देके आउटपुट चेक करें, फिर एक एक कंपोनेंट पे इनपुट दें, फिर आउटपुट चेक करें, तो हम एक एक सब कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ग्लास बॉक्स, क्योंकि हम इनसाइड चेक कर रहे हैं सिस्टम के। सो वी लुक इनसाइड एट द सिस्टम स्ट्रक्चर and without looking inside to see how it works. ठीक है, so these are the types of evaluation. Okay, so yeah, let's move on to the last topic, that is organization of NLP system. अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है कि NLU systems are organized in a modular and layered fashion to facilitate the processing and interpretation of human language. The organization may vary depending on the specific architecture on framework. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग होता है हमारा सबसे पहला, जिसमें हम जो भी इनपुट देते हैं अपने NLP सिस्टम को, वो रिसीव करता है इनपुट एक रॉ टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करता है, जैसे कि टोकनाइजेशन हो गया, सेंटेंस सेगमेंटेशन हो गया एंड नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक है, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू लोअर केस। फिर लेक्सिकल एनालिसिस होता है, जिसमें क्या होता है हमारा कि पूरा हम इंडिविजुअल वर्ड्स को या सब वर्ड्स को इनपुट लेते हैं, एंड जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हो गया या फिर ग्रामेटिकल लेबल्स हो गया, जितने भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब कुछ लेबल करके, जो कि हमारा हेल्प करता है सिंथेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है इसमें, सिंथेटिक एनालिसिस। सिंथेटिक में क्या होता है कि हम पार्सिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, और ये पार्सिंग से हो सकता है आराम से, क्योंकि हम पार्सिंग करते हैं तो वो क्या काम करता है कि जो भी हमारा सेंटेंस है उसको लेता है और कुछ रूल्स पे चेक करता है और फिर एक जनरेट करता है पार्स ट्री। तो अगर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है पार्स ट्री तो इट इज़ वैलिड। ठीक है, तो इट इज़ वैलिड, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो इट इज़ ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट।
such as constituency, dependency parsers are used to generate parse tree और डिपेंडेंसी ग्राफ्स। ठीक है, पार्स ट्री का एक और नाम है डिपेंडेंसी ग्राफ। अब आता है सिमेंटिक। तो सिमेंटिक हमारा होता है कि जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग को एंड इंटेंट को। जैसे कि सिमेंटिक रोल हो गया, रोल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला कि बैंक, ठीक है, अब इस बैंक का मीनिंग दो हो सकता है, या तो आप रिवर बोलो, रिवर ऑफ बैंक, या तो आप बोलो कि अपना जो फाइनेंस वाला होता है जहाँ पे हम पैसे जमा करके आते हैं। तो इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, अब ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो इसके सब वर्ड्स चेक करो कि ये बैंक के साथ अगर मनी आ रहा है, डिपॉजिट आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड है बैंक। अगर वाटर आ रहा है या फिर कुछ भी, जैसे स्टोन आ रहा है, जैसे कुछ मैंने स्टोन्स पड़े देखे रिवर के किनारे, तो अगर ये सब वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में तो मतलब कि रिवर का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पे एक चीज़ भी देखने वाली है कि नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन भी होता है। ठीक है, तो देखो स्टेप्स सारे वही हैं एनएलपी पाइपलाइन वाले, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग एक सेपरेटेड हेडिंग बना के उसको पढ़ते हैं। पूरी पाइपलाइनिंग ही है, आप ध्यान से देखो तो। अब डिस्कोर्स एनालिसिस में वही होता है, फोकस करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर, मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों चीज़ें। ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने पहले, बिफोर और आफ्टर दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ कवर करते हैं सेंटेंस की। इट इन्वॉल्व्स टास्क सच एज कॉन्फ्रेंस, रिजोल्यूशन, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। प्रैग्मेटिक में क्या होता है कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट पता करते हैं, कंसीडर्स कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस सिचुएशन में बोला गया है तो किस लिए बोला गया होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करते हैं यहाँ पे। रेफरेंसेस, हैंडलिंग स्पीच एक्ट्स, इंटरप्रेटिंग मल्टीपल मीनिंग्स। तो देखो यहाँ पे 4-5 हेडिंग्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, आप एग्जाम में लिख के आओगे। एंड इसके बाद एक और यहाँ डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अभी ये कुछ हेडिंग्स और बची हैं। पहला नॉलेज एंड रीजनिंग, जो कि हमारा लेवरेज करता है नॉलेज बेसिस और लाइक कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज। नॉलेज ग्राफ्स और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। तो देखो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पूरा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट देयर। अब आउटपुट जनरेशन क्या होता है कि जो भी हमारा एनालिसिस हो गया, जितनी भी इंटरप्रिटेशन हो गए इनपुट पर, तो एनएलयू सिस्टम जनरेट करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन और रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे आउटपुट बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लॉजिकल फॉर्म्स हो सकता है, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक्शन प्लान्स, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन डोमेन के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होती हैं आउटपुट में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम की बात करते हैं जो कि आपको बना के आना है एग्जाम में। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ड इनपुट लेते हैं और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। पहले आप पार्सिंग करोगे, फिर आप सिंथेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल फॉर्म कन्वर्ट करोगे, फिर कॉन्टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, फिर फाइनल यहाँ से मीनिंग मिल जाता है आपको। ये आपका जा रहा है एप्लीकेशन रीजनिंग में, फिर इससे मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, अल्टरेशन प्लानिंग। देखो आप ध्यान से देखो तो बहुत ईजी डायग्राम है। सिंथेटिक स्ट्रक्चर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन और यहाँ पे है अल्टरेशन प्लानिंग, फाइनल मीनिंग, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, लेक्सिकन है यहाँ पर डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करो बनाने की, आराम से हो जाएगा। फिर क्या है, चलो बाय। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ कवर हो चुके हैं। अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि आपको एडिशनली पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रीड मोर अबाउट इन क्वांटम में आपको मिल जाएगा, बट इससे ज़्यादा चीज़ें अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं पूछी गई हैं। सो ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, सो see you soon in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.